शाओ हाओ की हेवनली ट्रिबुलेशन सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद पूरे शुआनहुआंग कॉन्टिनेंट में हलचल मच जाती है। अब मिरियाद धर्मा सेक्ट के पास कुल 10 ग्रेट एम्परर मौजूद थे। ये खबर सुनकर सभी इंपीरियल फैमिलीज और होली लैंड्स बेचैन हो जाते हैं। म्यूरोंग फैमिली के एंसेस्टर तुरंत सभी एल्डर्स की सभा बुलाते हैं। वो कहते हैं, वानफा एम्परर सेक्ट की फाउंडेशन हमारी कल्पना से भी गहरी है। अब उनके पास एक रहस्यमयी डिवाइन बीस्ट भी है जिसने सफलतापूर्वक ग्रेट एम्परर ट्रिबुलेशन पार कर ली है। एक एल्डर हैरानी से पूछता है, एंसेस्टर, ये बीस्ट आखिर है क्या? म्यूरोंग एंसेस्टर गंभीर होकर जवाब देते हैं, उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसा बीस्ट कभी नहीं देखा। वो ड्रैगन जैसा दिखता है लेकिन ड्रैगन नहीं है। पूरा एंशिएंट लाइब्रेरी खोजने के बाद भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इतना सुनकर सभी समझ जाते हैं कि वानफा सेक्ट को हल्के में लेना अब असंभव है। एंसेस्टर आदेश देते हैं, फिलहाल वानफा सेक्ट से दुश्मनी मत लो, लेकिन उनके बहुत करीब भी मत जाओ। इसके बाद वो एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हैं। मूरोंग फैमिली अकेले कुछ नहीं करेगी। पहले हुआंगफू फैमिली, शुआनयुआन फैमिली, याओगवांग होली लैंड और टाइकिंग होली लैंड का रुख जानना जरूरी होगा। अगर जरूरत पड़ी तो सभी मिलकर वानफा सेक्ट के खिलाफ रणनीति बनाएंगे। हालांकि किंगलैंड एकेडमी और ग्युआन सॉर्ड पेविलियन को फिलहाल इस योजना में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि वे हमेशा राजनीति से दूर रहते थे। इसी समय वानफा सेक्ट के अंदर म्यू चिंगचेंग और कई कोर डिसाइपल लूचेन के सामने पहुंचते हैं। वे सम्मानपूर्वक कहते हैं, उनकी कल्टीवेशन फिलहाल बॉटलनेक पर पहुंच चुकी है। अब उन्हें बाहर जाकर वास्तविक अनुभव प्राप्त करना होगा। उसी समय ओवरलॉर्ड बॉडी पीक से भी संदेश आता है। काई बुफान और हुआएन भी ट्रेनिंग जर्नी पर निकलने वाले थे। लूचेन मुस्कुराकर अनुमति दे देते हैं। वो कहते हैं, तुम सब साथ जाओ, एक दूसरे का ध्यान भी रखोगे और अनुभव भी बढ़ेगा। अब सभी डिसाइपल अगली मंजिल तय करने लगते हैं। पहले सदर्न डोमेन और नॉर्दर्न डोमेन की बात होती है, लेकिन अंत में सभी एकमत होकर फैसला करते हैं। इस बार वे सेंट्रल कॉन्टिनेंट जाएंगे क्योंकि वही पूरे शुआनहुआंग कॉन्टिनेंट का सबसे समृद्ध क्षेत्र माना जाता था, जहां सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली कल्टीवेटर इकट्ठा होते थे। कुछ दिनों बाद चारों लोग सेंट्रल कॉन्टिनेंट पहुंच जाते हैं। शहर के प्रवेश द्वार पर गार्ड उन्हें रोक लेते हैं। बिना शुल्क दिए किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। हर व्यक्ति को एक हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन देना पड़ता था। काई बुफान को यह नियम बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गार्ड को सबक सिखाने ही वाला था, लेकिन शिंगचेंग उसे रोक देती है। वो शांत स्वर में कहती है, हम अभी अभी यहाँ आए हैं, यहाँ की परिस्थिति जाने बिना किसी से झगड़ा करना सही नहीं होगा। सब लोग उसकी बात मान लेते हैं। शहर के अंदर पहुंचते ही वे एक बात नोटिस करते हैं, सेंट्रल कॉन्टिनेंट के कल्टीवेटर ईस्टर्न डोमेन की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे। गोल्डन कोर और पर्पल मैंशन रियल्म तो यहाँ सामान्य बात थी। वॉइड केव रियल्म के कल्टीवेटर भी जगह जगह दिखाई दे रहे थे। इसी दौरान पास की एक टी हाउस में कुछ कल्टीवेटर बातचीत कर रहे होते हैं। वे बताते हैं कि जल्द ही सेंट्रल कॉन्टिनेंट में एक विशाल प्रतियोगिता होने वाली है जिसका नाम था प्रोडिजी अरीना। ये प्रतियोगिता हर 3 साल में आयोजित होती थी, जहां सभी महान फैमिलीज, होली लैंड्स और प्रीफेक्चर लेवल फोर्सेस पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे प्रतिभाशाली युवाओं को आमंत्रित करते थे। अगर कोई वहां अच्छा प्रदर्शन कर दे तो उसका भविष्य पूरी तरह बदल सकता था। म्यू शिंगचेंग ये सुनकर उन कल्टीवेटर से विस्तार से जानकारी मांगती है। वे बताते हैं, इस बार प्रतियोगिता का आयोजन शुआनयुआन फैमिली कर रही है और कोई भी प्रतिभाशाली कल्टीवेटर इसमें भाग ले सकता है। कोई विशेष क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन अगर ताकत कम हुई तो वहां जान भी जा सकती थी। प्रतियोगिता अभी 1 महीने बाद शुरू होगी। स्थान होगा सेंट्रल रीजन की सबसे भव्य नगरी, स्काई कैपिटल। इसके बाद शिंगचेंग उनसे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के बारे में भी पूछती है। वो कल्टीवेटर मुस्कुराकर पूरा परिचय देता है। सेंट्रल कॉन्टिनेंट 4 भागों में बांटा हुआ है, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। इन सब के बीच सबसे विशाल क्षेत्र है सेंट्रल प्लेन, जहां स्काई कैपिटल स्थित है। फिर वो पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट की सबसे शक्तिशाली 9 शक्तियों का परिचय देता है। 1 टावर, 1 अकेडमी, 2 पेविलियंस, 2 होली लैंड्स और 3 ग्रेट फैमिलीज, यानी कुल 9 प्रीफेक्चर लेवल फोर्सेस इनमें शामिल थे। हेवनली सीक्रेट टावर, चिंगलैन एकेडमी, ग्युआन सॉर्ड पेविलियन, टियानबाओ पेविलियन, याओगवांग होली लैंड, टाइकिंग होली लैंड और मूरोंग, शुआनयुआन तथा हुआंगफू फैमिलीज, इन सभी के पास ग्रेट एम्परर मौजूद थे। वो आगे बताता है, टियानशा हॉल और शाओ फैमिली पहले ही वानफा एम्परर सेक्ट द्वारा नष्ट किए जा चुके हैं। बाकी छोटे होली लैंड्स में अधिकतर ग्रेट सेंट्स ही सर्वोच्च शक्ति थे। ये सारी जानकारी सुनने के बाद शिंगचेंग और बाकी डिसाइपल फैसला करते हैं, वे निश्चित रूप से प्रोडिजी अरीना में भाग लेंगे। लेकिन प्रतियोगिता शुरू होने में अभी 1 महीना बाकी था, इसलिए वे तय करते हैं कि रास्ते में ट्रेनिंग करते हुए धीरे धीरे स्काई कैपिटल की ओर जाएंगे। उधर मूरोंग फैमिली का ग्रैंड एल्डर सीधे हेवनली सीक्रेट टावर पहुंचता है। वो टावर मास्टर से सीधा सवाल करता है, वानफा एम्परर सेक्ट के बारे में टियानजी टावर की क्या राय है। वो याद दिलाता है कि अब वानफा सेक्ट के पास 10 ग्रेट एम्परर हैं। अगर भविष्य में वे पूरे शुआनहुआंग कॉन्टिनेंट पर अधिकार करना चाहें तो क्या होगा। लेकिन टावर मास्टर शांत रहते हैं। वो साफ कहते हैं, हेवनली सीक्रेट टावर केवल व्यापार करता है, हम दुनिया की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते। म्यूरोंग एल्डर निराश होकर वापस लौट जाता है। उसके जाने के बाद टावर मास्टर अपने एंसेस्टर से पूरी बात बताते हैं। एंसेस्टर तुरंत समझ जाते हैं, म्यूरोंग फैमिली बाकी इंपीरियल फोर्सेस को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हेवनली सीक्रेट टावर किसी पक्ष में नहीं जाएगा। उधर ग्युआन सॉर्ड पेविलियन के मास्टर भी यही निर्णय लेते हैं, अगर कभी युद्ध हुआ तो वे पहले परिस्थिति देखेंगे और अगर कोई पक्ष चुनना पड़ा तो उनका झुकाव वानफा सेक्ट की ओर होगा, क्योंकि उन्होंने देखा था कि वानफा सेक्ट कभी बिना कारण किसी पर हमला नहीं करता। वे केवल उन्हीं लोगों को समाप्त करते हैं जो पहले उन्हें उकसाते हैं। इसी कारण ग्युआन सॉर्ड पेविलियन का मास्टर स्वयं वानफा सेक्ट को इस संभावित गठबंधन की जानकारी देने का निर्णय लेता है। उधर म्यू शिंगचेंग और बाकी डिसाइपल सेंट्रल कॉन्टिनेंट की यात्रा जारी रखते हैं। वे रास्ते भर विभिन्न शहरों का अनुभव लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक उनके कानों में मदद की आवाज सुनाई देती है। कुछ डाकू खुलेआम यात्रियों को लूट रहे थे। जो भी विरोध करता उसे वहीं मार दिया जाता। म्यू शिंगचेंग बिना देर किए आगे बढ़ती है।
वो उन डाकुओं को रोक कर कहती है, दिन दहाड़े निर्दोष लोगों को लूटने और मारने की हिम्मत कैसे हुई। डाकुओं का नेता घमंड से हंसता है। वो खुद को ब्लैक विंड फोर्ट का सदस्य बताता है, फिर धमकी देते हुए कहता है, ये हमारी जमीन है, यहाँ ड्रैगन भी आएगा तो सिर झुकाकर चलेगा, अगर बीच में आए तो तुम सबकी लाश यहीं गिरेगी। इतना सुनते ही काई बुफान और हुआयन एक दूसरे की ओर देखते हैं। अब साफ था, सेंट्रल कॉन्टिनेंट की उनकी पहली असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। ब्लैक विंड फोर्ट के डाकुओं ने जब म्यू चिंगचेंग और बाकी डिसाइपल को धमकी दी, तब किसी ने भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। लिंगटियान ठंडे स्वर में बोला, कमजोरों पर अत्याचार करना ही पाप है, और अब हमें धमकी देने की हिम्मत भी कर रहे हो? आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। इतना सुनते ही ब्लैक विंड फोर्ट के सभी कल्टिवेटर एक साथ हमला कर देते हैं। लेकिन वॉनफा सेक्ट के डिसाइपल अब पहले जैसे नहीं रहे थे। कुछ ही वारों में कई डाकू जमीन पर गिर पड़ते हैं। एक शक्तिशाली बैंडिट अपनी टेक्निक चलाकर सभी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिंगटियान एक ही प्रहार में उसकी टेक्निक तोड़ देता है। इसके बाद दूसरे डिसाइपल फॉर्मेशन टेक्निक का उपयोग करते हैं। पूरा इलाका उनकी शक्ति से घिर जाता है। कुछ ही मिनटों में ब्लैक विंड फोर्ट के सभी डाकू पूरी तरह पराजित हो जाते हैं। जिन यात्रियों को उन्होंने लूटा था वे सभी बच जाते हैं। उनमें से एक बुजुर्ग आगे बढ़कर भावुक होकर धन्यवाद देता है। वो अपना स्टोरेज रिंग निकालकर कहता है, इसमें 10,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स हैं, कृपया इसे धन्यवाद स्वरूप स्वीकार कर लीजिए। लेकिन लिंगटियान मुस्कुराकर मना कर देता है, हमने तुम्हारी मदद स्पिरिट स्टोन्स के लिए नहीं की। वो लोगों को सावधान रहने की सलाह देता है और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी सामने वाला एल्डर फिर विनती करता है। वो अपना परिचय देता है। उसका नाम छिन जिए था और वो वाटरमार्श सिटी के छिन फैमिली से था। वो आग्रह करता है कि कम से कम एक बार उनके घर अतिथि बनकर चलें। काई बुफान धीरे से लिंगटियान से पूछता है कि उन्होंने ये निमंत्रण क्यों स्वीकार कर लिया। लिंगटियान मुस्कुराकर जवाब देता है, उन्हें लगता है कि छिन फैमिली वास्तव में उनसे मित्रता करना चाहती है। वैसे भी वाटरमार्श सिटी उनके रास्ते में ही पड़ता है, इसलिए वहां कुछ दिन रुककर शहर भी देख लिया जाएगा। कुछ समय बाद सभी वाटरमार्श सिटी पहुंच जाते हैं। पूरी नगरी पानी के बीच बसी हुई थी। विशाल भवन ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे पानी पर तैर रहे हो। छिन फैमिली के स्टूवर्ड पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। सभी का बड़े सम्मान से स्वागत किया जाता है। उन्हें सीधे छिन मैंशन ले जाया जाता है। वहां पहले से शानदार भोजन और स्वागत की पूरी व्यवस्था थी। छिन फैमिली का पेट्रियार्क बार बार उनका धन्यवाद करता है। वो कहता है कि अगर ये 5 लोग समय पर न पहुंचते तो उनके परिवार के कई सदस्य रास्ते में ही मारे जाते। भोजन के दौरान चीन फैमिली बार बार उनके मास्टर और सेक्ट के बारे में पूछती रहती है, लेकिन लिंगटियान और बाकी डिसाइपल अपनी असली पहचान छिपाकर केवल इतना बताते हैं कि वे एक छोटे से सेक्ट से आए हैं। भोजन समाप्त होने के बाद सभी अपने गेस्ट कोर्टयार्ड में आराम करने चले जाते हैं। इसी बीच मिंग युए पूरे छीन मैंशन में घूमते हुए एक अजीब जगह तक पहुंच जाती है। वहां नीचे एक गुप्त तहखाना था। वो छिपकर अंदर झांकती है और जो दृश्य देखती है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर दर्जनों कल्टीवेटर कैद थे। उनका खून निकाला जा रहा था। बीच में एक विशाल कॉल्ड्रन रखा था। साथ ही कई बॉटल्स रखी थी जिन पर लिखा था ह्यूमन एलिक्सिर पिल्स। घबराकर मिंग युए तुरंत वापस लौटती है। कमरे में पहुंचकर वो पूरी बात सबको बताती है। ये सुनते ही सभी समझ जाते हैं कि छिन फैमिली कोई साधारण परिवार नहीं बल्कि ईवल कल्टीवेटर है जो इंसानों को मारकर ह्यूमन पिल्स तैयार करता है। लिंगटियान को भी याद आता है कि छिन फैमिली पूरे समय उनकी असली पहचान जानने की कोशिश कर रही थी। उन्हें मेहमान नहीं बल्कि शिकार की तरह देखा जा रहा था। अब सवाल था, क्या तुरंत निकल जाना चाहिए या इन निर्दोष लोगों को बचाना चाहिए? काई बुफान बिना सोचे जवाब देता है, अगर हम आज चले गए तो कल और भी लोग मारे जाएंगे। बाकी सभी भी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। वे फैसला करते हैं कि छिन फैमिली को उनके अपराधों की सजा देकर ही आगे बढ़ेंगे। उधर उसी रात छिन फैमिली के बड़े लोग भी गुप्त बैठक करते हैं। वे मान चुके थे कि ये 5 साधारण कल्टीवेटर नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ फोर्स बेहद शक्तिशाली थी। अगर इन्हें ह्यूमन एलिक्सिर में बदल दिया जाए तो उनके एंसेस्टर की आयु कई वर्षों तक बढ़ सकती थी। हालांकि परिवार का एक सदस्य डरते हुए कहता है, अगर इन 5 के पीछे कोई बड़ा सेक्ट हुआ तो पूरा छिन फैमिली नष्ट हो सकता है। लेकिन पेट्रियार्क लालच में अंधा हो चुका था। वो आदेश देता है कि अगले ही दिन इन 5 को सीक्रेट चैम्बर में ले जाकर ह्यूमन पिल बना दिया जाएगा। उसी समय लिटिल रेड बर्ड चुपके से उनकी सारी बातचीत सुन लेता है। वो तुरंत वापस आकर म्यू शिंगचेंग को सब बता देता है। अब किसी भी तरह का संदेह नहीं बचा था। अगली सुबह वॉनफा सेक्ट के 5 डिसाइपल सीधे छिन फैमिली के मुख्य आंगन में पहुंच जाते हैं। छिन फैमिली का पेट्रियार्क मुस्कुराकर उनका स्वागत करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार लिंगटियान उसे बीच में ही रोक देता है। वो ठंडे स्वर में कहता है, अब ये नाटक बंद करो। तुम्हारे सीक्रेट चैम्बर में कैद लोग, ह्यूमन एलिक्सिर और निर्दोष कल्टीवेटर का खून, हमें सब पता चल चुका है। पूरा छिन फैमिली एक पल के लिए सन्न रह जाता है, लेकिन अगले ही क्षण पेट्रियार्क जोर से हंस पड़ता है। अब उसे समझ आ चुका था कि राज खुल चुका है। वो घमंड से कहता है, तो क्या हुआ अगर तुम सब जान गए? सिर्फ तुम 5 बच्चे हमारा क्या बिगाड़ लोगे? इतना कहते ही छिन फैमिली के सभी एक्सपर्ट एक साथ आगे बढ़ जाते हैं। लिंगटियान भी शांत होकर अपनी तलवार निकालता है। काई बुफान मुस्कुराते हुए कहता है, इन तीनों को मैं संभालता हूँ। बाकी डिसाइपल भी अपनी अपनी जगह तैयार हो जाते हैं। अब छिन फैमिली और वॉनफा सेक्ट के डिसाइपल के बीच निर्णायक युद्ध शुरू होने वाला था। छिन फैमिली का असली चेहरा सामने आने के बाद दोनों पक्षों के बीच आखिरकार खुली जंग शुरू हो जाती है। छिन फैमिली का दूसरा एल्डर गुस्से से चिल्लाता है, कुछ बच्चे होकर भी इतनी हिम्मत! इतना कहकर वो पूरी ताकत से हमला कर देता है, लेकिन काई बुफान जरा भी नहीं घबराता। वो अपनी डोमिनेंस फिस्ट चलाता है। दोनों शक्तियां टकराते ही पूरा आंगन हिल उठता है। अगले ही पल छिन फैमिली का दूसरा एल्डर हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। वो दर्द से चिल्लाते हुए अपने एंसेस्टर को पुकारता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काई बुफान एक एक करके छिन फैमिली के सभी एक्सपर्ट्स को हराना शुरू कर देता है। छिन फैमिली का पेट्रियार्क भी उसके सामने टिक नहीं पाता। वो डरकर तीसरे एल्डर को एंसेस्टर बुलाने का आदेश देता है। उसी समय छिन फैमिली के 2 सेंट रियल एंसेस्टर भी प्रकट हो जाते हैं। उनकी ऑरा पूरे छिन मैंशन को ढक लेती है, लेकिन काई बुफान उन्हें देखकर भी बिल्कुल नहीं डरता। उधर लिंगटियान और बाकी डिसाइपल भी अपने अपने विरोधियों को आसानी से दबा देते हैं। कुछ ही देर में पूरा किन मैंशन उनकी डोमेन से घिर जाता है। छिन फैमिली के सभी
एक्सपर्ट हिल तक नहीं पाते। हार निश्चित देखकर चिन एंसेस्टर अपना एसेंस ब्लड जलाकर अंतिम हमला करता है। वो पूरी शक्ति से डोमिनेंस फिस्ट बरियल डिटर्मिनेशन चलाता है, लेकिन वॉनफा सेक्ट के डिसाइपल बिना डरे उसका सामना करते हैं। इसी दौरान चिन मैंशन के बाहर भीड़ इकट्ठा होने लगती है। लोग समझ नहीं पाते कि अंदर आखिर क्या हो रहा है। किसी को लगता है कि चिन फैमिली आपस में लड़ रही है, तो कोई कहता है कि शायद किसी शक्तिशाली दुश्मन ने हमला कर दिया है, लेकिन ग्रैंड फॉर्मेशन के कारण कोई भी अंदर नहीं देख पाता। अंदर युद्ध और भी भयानक हो चुका था। चिन फैमिली का सेंट एंसेस्टर खुद मैदान में उतरता है। वो घमंड से अपना परिचय देता है, मैं चिन फैमिली का एंसेस्टर शिन शैन हूँ। अगर जीना चाहते हो तो तुरंत हमारे पेट्रियार्क को छोड़ दो। लेकिन काई बुफान हंसते हुए जवाब देता है, एक सेंट होने से क्या होता है, आज मैं सेंट को मारकर अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। ये सुनकर शिन शान क्रोध से भर उठता है। वो अपनी सेंट रियल्म की पूरी शक्ति छोड़ देता है। पूरा शिन मैंशन कांपने लगता है, लेकिन काई बुफान पीछे हटने की बजाय और भी तेजी से हमला करता है। वो जोर से चिल्लाता है, डोमिनेंस फिस्ट, वर्ल्ड्स एंड। दोनों की ताकत टकराते ही भयानक विस्फोट होता है। बाहर खड़े लोग भी उस धमाके को महसूस करते हैं। सब हैरान थे कि कोई नौजवान सेंट रियल्म एक्सपर्ट से बराबरी की लड़ाई कैसे लड़ सकता है। चिन शैन पूरी ताकत लगाने के बाद भी काई बुफान को नहीं रोक पाता। गुस्से में वो अपनी बची हुई सारी एसेंस ब्लड भी जला देता है। वो पागलों की तरह हमला करते हुए चिल्लाता है, अगर मैं मरूंगा तो तुम सबको भी साथ लेकर जाऊंगा। लेकिन उसके सारे हमले बेकार साबित होते हैं। आखिरकार वॉनफा सेक्ट के डिसाइपल मिलकर उसे पूरी तरह पराजित कर देते हैं। चिन फैमिली का आखिरी सेंट भी वहीं मारा जाता है। इसके साथ ही पूरे चिन फैमिली का अंत हो जाता है। ग्रैंड फॉर्मेशन हटते ही बाहर मौजूद लोग सच्चाई देख लेते हैं। म्यू छिंग चैंग ऊंची आवाज में सबको बताती है, चिन फैमिली वर्षों से कल्टीवेटर को पकड़कर ह्यूमन पिल्स बना रही थी। उन्होंने उन्हें भी मेहमान बनाकर बुलाया था ताकि बाद में ह्यूमन एलिक्सिर में बदल सकें। ये सुनते ही पूरा शहर चिन फैमिली को कोसने लगता है। अब किसी को उनके नष्ट होने का दुख नहीं था। इसके बाद सभी डिसाइपल चिन मैंशन के ट्रेजर वॉल्ट की तलाशी लेते हैं। वहां से उन्हें बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स, कल्टीवेशन रिसोर्सेज और कई दुर्लभ खजाने मिलते हैं। लेकिन वे केवल वही सामान लेते हैं जो ईवल कल्टीवेशन से जुड़ा नहीं था। बाकी सभी ह्यूमन पिल बनाने वाले सामान को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है। इसके बाद म्यू छिंग चैंग आदेश देती है, चिन फैमिली के केवल वही लोग मारे जाएंगे जो ह्यूमन पिल रिफाइनिंग में शामिल थे। जो सर्वेंट या निर्दोष लोग इस अपराध से अनजान थे, उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया जाएगा। सभी निर्दोष लोग रोते हुए उनका धन्यवाद करते हैं। इसके बाद वॉनफा सेक्ट के डिसाइपल सीक्रेट चैम्बर में पहुंचते हैं। अंदर का दृश्य देखकर सबके चेहरे बदल जाते हैं। सैकड़ों कल्टीवेटर बेहद कमजोर हालत में कैद थे। कई लोगों के मेरिडियन सील कर दिए गए थे। उनका खून बार बार निकालकर ह्यूमन पिल्स बनाई जाती थी। काई बुफान गुस्से से कहता है, काश मैंने किन फैमिली को इतनी जल्दी न मारा होता। उन्हें इससे भी भयानक सजा मिलनी चाहिए थी। कुछ कैदी तो इतने कमजोर थे कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। कुछ छोटे बच्चे भी वहां कैद थे। वे डर के मारे कांप रहे थे। म्यू छिंग चैंग उन्हें प्यार से शांत कराती है। सभी कैदियों को आजाद किया जाता है। इसके बाद डिसाइपल उनकी चोटों का इलाज करते हैं। 3 छोटे बच्चे बताते हैं कि वे फेंगशन सिटी के रहने वाले हैं। 1 महीने पहले खेलते समय उन्हें अगवा कर लिया गया था। म्यू छिंग चैंग तुरंत फैसला करती है, इन बच्चों को सुरक्षित उनके परिवार तक पहुंचाया जाएगा। बाकी सभी कैदियों को भी उनके घर वापस भेजने की व्यवस्था की जाती है। चिन फैमिली का मामला पूरी तरह समाप्त होने के बाद दृश्य बदलता है। उधर टियानबाओ पवेलियन के पवेलियन मास्टर ल्यू बाय अपनी बेटी ल्यू यी के साथ वॉनफा सिटी पहुंचते हैं। ये हैरानी से पूछती है, पिताजी आप खुद इतनी दूर क्यों आए हैं? ल्यू बाय मुस्कुराकर कहते हैं, इस बार का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे खुद वॉनफा सेक्ट के सेक्ट मास्टर से मिलना है। कुछ ही देर बाद वॉनफा सेक्ट को संदेश मिलता है। टियानबाओ पवेलियन के पवेलियन मास्टर ल्यू बाय और ल्यू यी मिलने आए हैं। अब लू चेन और ल्यू बाय की पहली आधिकारिक मुलाकात होने वाली थी। चिन फैमिली को खत्म करने और सभी कैद लोगों को आजाद कराने के बाद वॉनफा सेक्ट के डिसाइपल तीनों बच्चों को लेकर फेंगशन सिटी की ओर रवाना हो जाते हैं। उधर वॉनफा सेक्ट में टियानबाओ पवेलियन के पवेलियन मास्टर ल्यू बाय अपनी बेटी ल्यू यी के साथ सेक्ट मास्टर लू चेन से मिलने पहुंचते हैं। रॉक्सी पहले उनसे मिलने का कारण पूछती है, लेकिन ल्यू बाय सिर्फ इतना कहते हैं कि उन्हें सेक्ट मास्टर से एक बेहद महत्वपूर्ण बात करनी है। कुछ देर बाद ल्यू चेन उन्हें मिलने की अनुमति दे देते हैं। दोनों अंदर पहुंचकर सम्मानपूर्वक प्रणाम करते हैं। ल्यू चेन मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करते हैं और रॉक्सी को चाय परोसने का आदेश देते हैं। इसके बाद ल्यू बाय अपनी असली बात शुरू करते हैं। वो पूछते हैं, सेक्ट मास्टर क्या आपको असेंशन पाथ के बारे में जानकारी है? लू चेन बताते हैं कि उन्होंने इसका नाम तो सुना है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं जानते। तब ल्यू बाय विस्तार से समझाना शुरू करते हैं। असेंशन पाथ हर 10,000 साल में केवल एक बार खुलता है, लेकिन उसमें प्रवेश करने के लिए 2 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। पहली, असेंशन टोकन, और दूसरी, कम से कम क्वाजी एम्परर रियल्म की कल्टीवेशन। इतना सुनते ही लू चेन मुस्कुराकर अपना असेंशन टोकन निकाल लेते हैं। ल्यू बाय उसे देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वॉनफा सेक्ट के पास भी ये टोकन मौजूद होगा। लू चेन बताते हैं कि शाओ फैमिली को नष्ट करने के बाद ये टोकन उन्हें उनके ट्रेजर वॉल्ट से मिला था। इसके बाद ल्यू बाय एक और बड़ा रहस्य बताते हैं। लगभग 3 साल बाद असेंशन पाथ फिर से खुलने वाला है और उसी समय स्टारी स्काई में बिखरे हुए कई एंशिएंट कॉन्टिनेंट्स दोबारा श्वेनहुआंग कॉन्टिनेंट से जुड़ जाएंगे। लू चेन हैरानी से पूछते हैं, इतने सारे कॉन्टिनेंट स्टारी स्काई में गए कैसे? ल्यू बाय बताते हैं कि प्राचीन समय में पूरा श्वेनहुआंग कॉन्टिनेंट आज से कई गुना विशाल था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वो 3 हिस्सों में बांट गया। वर्तमान श्वेनहुआंग कॉन्टिनेंट, स्पिरिट रियल्म और डीमन डोमेन। स्टारी स्काई बेहद खतरनाक जरूर है, लेकिन वहां अनगिनत एंशिएंट सीक्रेट रियल्म्स और अवसर भी छिपे हुए हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद ल्यू बाय गंभीर स्वर में कहते हैं, सेक्ट मास्टर मुझे शक है कि बाहर गए ग्रेट एम्परर वापस आने के बाद बाकी इंपीरियल फोर्सेस को साथ लेकर आपके वॉनफा सेक्ट के खिलाफ एक अलायंस बना सकते हैं। मैं केवल आपको पहले से सावधान करने आया हूँ। लू चेन बिल्कुल भी चिंतित नहीं होते। वो मुस्कुराकर कहते हैं, धन्यवाद सेक्ट मास्टर ल्यू, कम से कम आपने पहले से आकर हमें ये खबर दी। आभार स्वरूप लू चेन रॉक्सी को 3 इमॉर्टल पीचेस लाने का आदेश देते हैं। ल्यू बाय उन्हें लेने में संकोच करते हैं, क्योंकि ऐसी वस्तु तो पूरी दुनिया में बेहद दुर्लभ थी।
लेकिन लू चेन कहते हैं इसे धन्यवाद का छोटा सा उपहार समझिए। आखिरकार लियू बाय वो उपहार स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद लू चेन उनसे एक और सवाल पूछते हैं, एसेंशन टोकन और किन किन शक्तियों के पास है। लियू बाय बताते हैं कि लगभग सभी बड़े इंपीरियल फोर्सेस के पास एक एक असेंशन टोकन मौजूद है। साथ ही वो कहते हैं अब वॉनफा सेक्ट की ताकत बाकी सभी शक्तियों से कहीं आगे निकल चुकी है, इसलिए उनका घबराना स्वाभाविक है। लू चेन शांत स्वर में जवाब देते हैं, वे मेरे लिए कोई खतरा नहीं है, बस उम्मीद है कि वे खुद विनाश का रास्ता नहीं चुनेंगे। उधर मूरोंग इंपीरियल क्लैन में उसी समय एक गुप्त सभा चल रही थी। मूरोंग क्लैन लीडर ने सभी बड़े इंपीरियल फैमिलीज और होली लैंड्स के प्रतिनिधियों को बुलाया था। सभा की शुरुआत करते हुए वो कहते हैं, वानफा सेक्ट अब पूरी दुनिया के संतुलन को बदल रहा है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो भविष्य में कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। सभी लोग सहमति में सिर हिलाते हैं। किसी का कहना था कि वानफा सेक्ट की शक्ति अस्वाभाविक गति से बढ़ रही है, तो कोई कहता है कि उनके पास जरूर ग्रेट एम्परर बनाने वाला कोई गुप्त खजाना या टेक्निक है। मोरोंग क्लैन लीडर आगे कहते हैं, अगर सभी इंपीरियल फोर्सेस अलग अलग लड़ेंगी तो वानफा सेक्ट एक एक करके सबको खत्म कर देगा, इसलिए केवल एक ही रास्ता बचता है, अलायंस। वो प्रस्ताव रखते हैं कि सभी मिलकर वानफा सेक्ट पर हमला करेंगे। अगर हर शक्ति अपने दो ग्रेट एम्परर भेज दे तो कुल मिलाकर उनके पास 11 ग्रेट एम्परर हो जाएंगे। साथ ही क्वाजी एम्परर की संख्या भी वानफा सेक्ट से अधिक होगी। कई लोग इस योजना से सहमत हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग पूछते हैं, अगर वानफा सेक्ट को हराने के बाद खजाना मिला तो उसका बंटवारा कैसे होगा। मूरोंग क्लैन लीडर पहले से इसका जवाब तैयार रखता है। वो घोषणा करता है, वानफा सेक्ट से मिलने वाली सभी कल्टीवेशन टेक्निक्स, रिसोर्सेज और ट्रेजर पांचों शक्तियों में बराबर बांटे जाएंगे। अगर एम्परर बनाने वाली कोई टेक्निक मिली तो पांचों परिवार मिलकर उसका उपयोग करेंगे, और अगर कोई परिवार लालच करेगा तो बाकी 4 मिलकर उसी का अंत कर देंगे। ये सुनकर सभी एक एक करके शपथ लेते हैं। शुआनयुआन फैमिली, वांगफू फैमिली, याओगवांग होली लैंड और ताइकिंग होली लैंड सभी इस अलायंस में शामिल हो जाते हैं। लेकिन मूरोंग क्लैन लीडर आखिरी चेतावनी भी देता है, आज की ये बैठक किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर वानफा सेक्ट को इसकी भनक लग गई तो हमारे पूरे परिवार खतरे में पड़ जाएंगे। सभी लोग इस बात पर सहमत होकर सभा समाप्त कर देते हैं। उधर वानफा सेक्ट के डिसाइपल अभी भी यात्रा पर थे। रास्ते में वे ड्रैगन मीट पकाकर तीनों बच्चों को खिलाते हैं। बच्चों की कल्टीवेशन कम होने के कारण वे केवल थोड़ा सा मांस ही खा पाते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ निवाले खाने से ही उनका शरीर पूरी तरह ठीक हो जाता है। उनकी कल्टीवेशन भी लगातार बढ़ने लगती है। कुछ ही देर बाद सभी फेंगचियन सिटी पहुंच जाते हैं। तीनों बच्चे खुशी खुशी अपने घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। पूरा जियांग फैमिली उन्हें जीवित देखकर खुशी से रो पड़ता है। दादा जियांग टियान्यू बार बार वानफा सेक्ट के डिसाइपल का धन्यवाद करते हैं। वो झुककर प्रणाम करने लगते हैं, लेकिन लिंग टियान तुरंत उन्हें रोक देता है। वो कहता है, ओल्ड मास्टर, ऐसा मत कीजिए, किसी भी निर्दोष इंसान की मदद करना हमारा कर्तव्य है। जियांग फैमिली उनका एहसान चुकाने के लिए फैमिली टोकन देना चाहती है, लेकिन वानफा सेक्ट के डिसाइपल विनम्रता से मना कर देते हैं। उसी समय जियांग फैमिली के लोग गुस्से में कहते हैं कि वे चिन फैमिली से बदला लेंगे, लेकिन काई बुफान मुस्कुराकर जवाब देता है, उसकी जरूरत नहीं है। खिन फैमिली अब इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। फिर वो पूरी घटना विस्तार से बताता है, कैसे चिन फैमिली कल्टीवेटर पकड़कर ह्यूमन पिल्स बनाती थी, कैसे उन्होंने उन्हें भी धोखे से गेस्ट बनाकर बुलाया, और कैसे आखिरकार पूरे चिन मैंशन को खत्म कर दिया गया। लिंग टियान भी इसकी पुष्टि कर देता है। ये सच्चाई सुनकर पूरा जियांग फैमिली स्तब्ध रह जाता है। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि सामने खड़े ये कुछ नौजवान पूरे चिन फैमिली का अंत कर चुके हैं। जियांग फैमिली में आराम करने के बाद अगले दिन शोई वानफा सेक्ट के सभी डिसाइपल को पूरे फेंगशन सिटी की सैर कराने निकलता है। सबसे पहले वो उन्हें टियानबाओ पवेलियन की ब्रांच दिखाता है। फिर ड्रंकन इमॉर्टल टावर की ओर इशारा करते हुए बताता है कि वहां की स्पिरिट कार्प पूरे शहर में सबसे मशहूर है। इसी दौरान निंग यून की नजर सड़क किनारे बिक रहे एक स्पिरिट बीस्ट पर पड़ती है। वो तुरंत उत्साहित होकर कहती है, सीनियर ब्रदर, मुझे वो स्पिरिट रैट खाना है। काई बुफान मुस्कुराकर उसे खरीदने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी पीछे से एक घमंडी आवाज सुनाई देती है। एक अमीर युवक हंसते हुए निंग यून की तरफ देखता है और कहता है, छोटी लड़की, तुम्हारे कंधे पर बैठे ये दोनों स्पिरिट बीस्ट मुझे पसंद आ गए हैं। 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, मैं इन्हें खरीदता हूँ। निंग यून बिना सोचे जवाब देती है, नहीं बेचूंगी। लेकिन वो युवक हार नहीं मानता। पहले 30,000 फिर 3 लाख स्पिरिट स्टोन्स तक कीमत बढ़ा देता है। फिर भी निंग यून का जवाब वही रहता है, मैं नहीं बेच रही। अब युवक का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो अपना परिचय देता है, मैं चियान फैमिली का यंग मास्टर चियान शाओबाई हूँ। पूरे फेंगशन सिटी में आज तक किसी ने मुझे मना करने की हिम्मत नहीं की। इतना सुनते ही जियान शाओ गुस्से से भर उठता है। वो मन ही मन सोचता है, एक मामूली इंसान होकर भी डिवाइन बर्ड का अपमान करने की हिम्मत, अभी इसी वक्त इसे जला दूं। लेकिन निंग यून उसे रोक देती है। वो खुद आगे बढ़कर चियान शाओबाई को मना करती है। उसी समय जियांग फैमिली का स्टुअर्ड अंकल फ्यू भी वहां पहुंच जाता है। वो चियान शाओबाई से विनती करता है, इन लोगों को छोड़ दीजिए, ये जियांग फैमिली के मेहमान हैं। लेकिन चियान शाओबाई घमंड से हंसता है। वो कहता है, जियांग फैमिली जा सकती है, लेकिन दोनों स्पिरिट बीस्ट यहीं रहेंगे। ये सुनते ही काई बुफान का धैर्य टूट जाता है। वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ता है और एक ही लात में चियान शाओबाई को जमीन पर गिरा देता है। पूरा बाजार सन्न रह जाता है। चियान शाओबाई दर्द से चीखने लगता है, लेकिन वो अभी भी धमकी देता रहता है, तुम खत्म हो गए, मेरा चियान फैमिली तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। काई बुफान शांत स्वर में कहता है, अभी भी धमकी? इतना कहकर वो दोनों पैरों की हड्डियां तोड़ देता है। चियान शाओबाई दर्द से बेहोश हो जाता है। आसपास के लोग दंग रह जाते हैं। किसी ने कभी चियान फैमिली के यंग मास्टर को इस हालत में नहीं देखा था। काई बुफान ठंडे स्वर में कहता है, इसे उठाकर ले जाओ, अगर दोबारा हमारी नजर के सामने आया तो जान से मार दूंगा। अंकल फ्यू तुरंत समझ जाता है कि अब बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो शोई को डिसाइपल के साथ छोड़कर भागता हुआ जियांग फैमिली लौट जाता है। उधर जियांग फैमिली में खबर पहुंचते ही पेट्रियार्क जियांग और जियांग चांगचिंग दोनों चौंक जाते हैं। उन्हें पहले लगता है कि केवल छोटा सा झगड़ा हुआ होगा, लेकिन जब पता चलता है कि चियान शाओबाई के दोनों पैर तोड़ दिए गए हैं तो पूरा माहौल गंभीर हो जाता है। जियांग पेट्रियार्क तुरंत फैसला करते हैं, पहले चियान फैमिली जाकर माफी मांगी जाएगी। अगर बात पैसे से सुलझ गई
गई तो युद्ध टाल दिया जाएगा। उधर चियान फैमिली में भी हड़कंप मचा हुआ था। चियान शाओबाई के माता पिता गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। चियान पेट्रियार्क गरजते हुए आदेश देता है, तुरंत सेना तैयार करो, आज जियांग फैमिली को इसकी कीमत चुकानी होगी। कुछ ही देर में पूरा चियान फैमिली जियांग मैंशन की ओर बढ़ जाता है। उधर जियांग पेट्रियार्क वानफा सेक्ट के डिसाइपल को समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, अगर बात बिगड़ गई तो आप लोग तुरंत फेंगशिन सिटी छोड़ देना। लेकिन काई बुफान मुस्कुराकर जवाब देता है, एक चियान फैमिली हमारे लिए कुछ भी नहीं है, अगर उन्होंने ज्यादा किया तो एक और फैमिली खत्म हो जाएगी। जियांग फैमिली के सभी लोग ये सुनकर घबरा जाते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि कोई सेंट किंग फैमिली के बारे में इतनी आसानी से ऐसी बात कह सकता है। उसी समय बाहर से तेज आवाज गूंजती है, जियांग चांगचेंग, जिसने मेरे बेटे को अपंग बनाया है, उसे तुरंत मेरे हवाले कर दो। पूरा चियान फैमिली जियांग मैंशन के बाहर पहुंच चुका था। जियांग पेट्रियार्क और जियांग चांगचिंग बाहर आते हैं। वे पहले शांति से बात करने की कोशिश करते हैं, यहां तक कि 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देने का प्रस्ताव भी रखते हैं। लेकिन चियान पेट्रियार्क साफ इनकार कर देता है। वो केवल एक ही बात कहता है, उस लड़के को मेरे हवाले कर दो। तभी काई बुफान खुद आगे बढ़ जाता है। वो शांत स्वर में कहता है, चियान शाओबाई के पैर मैंने तोड़े थे, अगर बदला लेना है तो मुझसे लो। चियान पेट्रियार्क तुरंत अपने लोगों को हमला करने का आदेश दे देता है। जियांग फैमिली भी मजबूर होकर युद्ध की तैयारी कर लेती है। दोनों परिवारों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। चियान फैमिली संख्या में अधिक थी, लेकिन वानफा सेक्ट के डिसाइपल मैदान में उतरते ही पूरा युद्ध बदल जाता है। कुछ ही वारों में दर्जनों चियान एक्सपर्ट जमीन पर गिर जाते हैं। चियान पेट्रियार्क क्रोध से खुद मैदान में उतरता है, लेकिन वो भी लिंग टियान और काई बुफान के सामने टिक नहीं पाता। आखिरकार मजबूर होकर वो अपने सबसे बड़े सहारे को पुकारता है, ओल्ड एंसेस्टर, हमें बचाइए। अगले ही पल आसमान से एक विशाल सेंट किंग ऑरा पूरे फेंगशिन सिटी पर छा जाती है। चियान फैमिली का ओल्ड एंसेस्टर स्वयं युद्ध भूमि में उतर आता है। जियांग पेट्रियार्क समझ जाते हैं कि अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वो अपने बेटे से कहते हैं, मैं ओल्ड एंसेस्टर को रोकता हूँ, तुम तुरंत बच्चों को लेकर शहर से निकल जाओ। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, काई बुफान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। वो आसमान में खड़े सेंट किंग को देखकर केवल एक ही बात कहता है, सिर्फ एक सेंट किंग, इसे तो मैं एक उंगली से खत्म कर सकता हूँ। इतना कहकर वो जियान शाओ की तरफ देखता है और आदेश देता है, जियान शाओ, वो आसमान वाला तुम्हारा है, जाओ उसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। सेंट किंग ओल्ड एंसेस्टर के मैदान में उतरते ही पूरा जियांग फैमिली डर जाता है। सभी को लगता है कि अब कोई भी उन्हें नहीं बचा सका। लेकिन काई बुफान बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। वो मुस्कुराते हुए जियान शाओ से कहता है, वो सेंट किंग तुम्हारा है, जाओ उसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। इतना सुनते ही जियान शाओ अपनी असली ताकत दिखाता है। अगले ही पल उसके शरीर से भयानक डिवाइन बीस्ट ऑरा फूट पड़ती है और देखते ही देखते वो एक विशाल फीनिक्स में बदल जाता है। पूरा फेंगशिन सिटी हिल जाता है। चियान फैमिली का ओल्ड एंसेस्टर अविश्वास से चिल्ला उठता है, फीनिक्स? ये असंभव है, इस जगह पर डिवाइन फीनिक्स कैसे हो सकता है? जियांग फैमिली के सभी लोग भी दंग रह जाते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि निंग यून के कंधे पर बैठा छोटा सा पक्षी वास्तव में एक डिवाइन बीस्ट फीनिक्स था। फीनिक्स ठंडी नजर से सेंट किंग को देखता है और कहता है, एक मामूली सेंट किंग, मेरे मास्टर के सामने घमंड करने की हिम्मत कैसे हुई? इसके बाद वो केवल एक वार करता है। सेंट किंग पूरी तरह दब जाता है। उसकी सारी ताकत बेकार साबित होती है। कुछ ही पलों में फीनिक्स उसे पूरी तरह कुचल देता है। पूरा चियान फैमिली भय से कांप उठता है। उन्हें समझ आ जाता है कि उनका सबसे बड़ा सहारा भी खत्म हो चुका है। लेकिन मरने से पहले ओल्ड एंसेस्टर खुद को उड़ाकर सबको साथ ले जाने की कोशिश करता है। वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है। सभी लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन फीनिक्स बिना घबराए उसके सेल्फ डिस्ट्रक्शन को भी रोक देता है और उसे पूरी तरह समाप्त कर देता है। सेंट किंग की मौत के साथ ही चियान फैमिली का हौसला टूट जाता है। अब निंग टियान आदेश देता है, चलो जड़ से खत्म करते हैं। वानफा सेक्ट के सभी डिसाइपल्स सीधे चियान मैंशन पहुंच जाते हैं। उधर चियान फैमिली के लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। कोई ट्रेजर लेकर भाग रहा था, कोई सीक्रेट पैसेज ढूंढ रहा था, लेकिन किसी को निकलने नहीं दिया जाता। निंग टियान सबके सामने ऐलान करता है, जो निर्दोष हैं उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसने भी दूसरों पर अत्याचार किया है आज कोई नहीं बचेगा। इसके बाद सभी सर्वेंट से एक एक करके पूछताछ शुरू होती है। जिन लोगों ने शियान फैमिली के साथ मिलकर अपराध किए थे उन्हें तुरंत मार दिया जाता है। बाकी निर्दोष लोगों को छोड़ दिया जाता है। उधर शियान शाओबाई पछतावे में टूट चुका था। वो रोते हुए कहता है, अगर मैंने उन दोनों स्पिरिट बीस्ट पर लालच नहीं किया होता तो आज मेरा पूरा परिवार खत्म नहीं होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद डिसाइपल पूरे चियान मैंशन की तलाशी लेते हैं। ट्रेजर वॉल्ट, सीक्रेट चैम्बर, हिडन ट्रेजरी, हर जगह से स्पिरिट स्टोन्स, कल्टीवेशन रिसोर्सेज, वेपन और रेयर ट्रेजर निकाल लिए जाते हैं। हजारों सालों से जमा किया गया चियान फैमिली का पूरा खजाना कुछ स्टोरेज रिंग्स में भर दिया जाता है। जब जियांग पेट्रियार्क इतना बड़ा खजाना देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। लेकिन निंग टियान हंसकर कहता है, ये चियान फैमिली भी कितनी गरीब निकली। जियांग फैमिली के लिए ये संपत्ति कई पीढ़ियों तक काफी थी, लेकिन वानफा सेक्ट के डिसाइपल के लिए ये कुछ खास नहीं थी। आखिर में निंग टियान केवल कुछ रेयर मेटल अपने पास रखता है, बाकी पूरा ट्रेजर जियांग फैमिली को दे देता है। सिर्फ एक शर्त रखी जाती है, शहर में लड़ाई के दौरान जितनी इमारतें टूटी हैं उनकी मरम्मत जियांग फैमिली करवाएगी। जियांग पेट्रियार्क तुरंत ये जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं। उधर इस घटना की खबर पूरे ईस्टर्न डोमेन में फैल जाती है। एक शक्तिशाली फैमिली अपने जासूसों से पूरी घटना की रिपोर्ट मंगवाती है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि 5 युवा कल्टिवेटर एक डिवाइन फीनिक्स और दूसरे पावरफुल स्पिरिट बीस्ट के साथ घूम रहे थे। चियान फैमिली का विनाश भी उन्हीं के हाथों हुआ। इतना ही नहीं, चियान फैमिली का सेंट एंसेस्टर भी उन्हीं में से एक युवक ने मार डाला। जब ये सुना जाता है कि उसके सीने से एंशिएंट लाइट निकली थी और हेवनली कैलामिटी जैसी शक्ति उतरी थी, तो उनके एंसेस्टर तुरंत समझ जाते हैं वो लड़का साधारण नहीं, उसके पास लेजेंडरी सुप्रीम बोन है। साथ ही 2 क्वाजी एम्परर स्पिरिट बीस्ट भी उसकी रक्षा कर रहे हैं। अब वे फैसला करते हैं कि पहले इन युवाओं की असली पहचान पता की जाएगी। जब तक पूरी जानकारी न मिल जाए कोई भी उनसे संपर्क नहीं करेगा। दूसरी ओर कुछ जीनियस कल्टिवेटर भी सुप्रीम बोन की खबर सुनकर उत्साहित हो जाते हैं। एक जीनियस आत्मविश्वास से कहता है, अगर वो प्रोडिजी अरीना में आया तो मैं उसे हराकर अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। उधर जियांग रेजिडेंस में सभी डिसाइपल महसूस करते हैं कि लगातार लड़ाइयों के कारण उनकी कल्टिवेशन बहुत बढ़ चुकी है। काई बुफान, हुआ एन और छिंग चेंग सभी ब्रेक थ्रू के करीब पहुंच चुके थे। इसलिए वे कुछ दिन जियांग रेजिडेंस में रुककर क्लोज डोर कल्टिवेशन करने का फैसला करते हैं।
जियांग पेट्रियार्क उन्हें अपने घर का सबसे अच्छा स्पिरिचुअल कल्टीवेशन ग्राउंड दे देते हैं। कुछ दिनों की साधना के बाद सबसे पहले चिंगचेंग का ब्रेक थ्रू होता है। वो सीधे सेलेस्टियल किंग रियल्म पीक तक पहुंच जाती है। इसके बाद सेक्ट मास्टर द्वारा दी गई कल्टीवेशन पिल की मदद से उसकी ताकत और भी बढ़ जाती है। दूसरी ओर निंगटियान भी अपनी कल्टीवेशन को स्थिर करता है। फिर हुआएन और काइबुफान भी लगातार ब्रेक थ्रू करते हुए सेंट एंट्री रियम तक पहुंच जाते हैं। अब उनकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। सीनियर ब्रदर निंगटियान दोनों को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, अब आने वाले प्रोडिजी अरीना में बहुत कम लोग होंगे जो तुम दोनों का सामना कर पाएंगे। दोनों जूनियर ब्रदर हंसते हुए जवाब देते हैं, सीनियर ब्रदर, हम चाहे जितने मजबूत हो जाएं, फिर भी आपकी और सीनियर सिस्टर चिंगचेंग की बराबरी नहीं कर सकते। चारों डिसाइपल अब पूरी तरह तैयार थे। उनका अगला लक्ष्य था प्रोडिजी अरीना, जहां पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े जीनियस एक दूसरे से टकराने वाले थे। चिंगचेंग की क्लोज डोर कल्टीवेशन अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक उसके शरीर से स्पिरिचुअल एनर्जी का एक और विस्फोट होने लगता है। सभी डिसाइपल समझ जाते हैं कि सीनियर सिस्टर एक बार फिर ब्रेक थ्रू करने वाली है। उधर निंग यून भी खुशी से उछल पड़ती है। हर दिन लिटिल वुल्फ और लिटिल फीनिक्स के साथ खेलते खेलते उसकी कल्टीवेशन भी लगातार बढ़ रही थी। वो खुशी से चिल्लाती है, मेरी कल्टीवेशन फिर से बढ़ गई। फिर गर्व से कहती है, जब सेक्ट वापस जाऊंगी तो मास्टर मेरी बहुत तारीफ करेंगे। लेकिन निंगटियन हंसते हुए कहता है, इतनी जल्दी खुश मत हो। काइबुफान और हुआएन दोनों सेंट एंट्री रियल्म पीक तक पहुंच चुके हैं। निंग यून तुरंत जवाब देती है, मैं अभी छोटी हूँ, एक दिन सबको पीछे छोड़ दूंगी। सब लोग उसकी बात सुनकर हंस पड़ते हैं। कुछ दिन और साधना करने के बाद निंग यून की कल्टीवेशन भी फिर से बढ़ जाती है। अब सभी महसूस करते हैं कि यहाँ रुकने का उद्देश्य पूरा हो चुका है। निंगटियान सबको बुलाकर कहता है, आज हम जियांग फैमिली से विदा लेकर निकलेंगे। प्रोडिजी अरीना शुरू होने में सिर्फ 6 दिन बचे हैं। जब जियांग फैमिली को उनके जाने की खबर मिलती है तो पूरा परिवार उदास हो जाता है। पेट्रियार्क जियांग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन निंगटियान विनम्रता से कहता है, हमें सेलेस्टियल कैपिटल पहुंचना है, अगर अभी निकलें तो समय पर पहुंच जाएंगे। शोई भी उनसे बिछड़ना नहीं चाहता। वो भावुक होकर पूछता है, क्या हम फिर कभी मिलेंगे? निंगटियान मुस्कुराकर कहता है, अगर किस्मत ने चाहा तो जरूर मिलेंगे। कुछ देर सोचने के बाद शोई एक और इच्छा बताता है। वो कहता है, क्या मैं भी आपके साथ वानफा सेक्ट में शामिल हो सकता हूँ? ये सुनकर निंगटियान मुस्कुराता है। वो पहली बार अपनी असली पहचान बता देता है, हम ईस्टर्न डोमेन के इंपीरियल वानफा सेक्ट से हैं। इसके बाद वो एक रेकमेंडेशन लेटर निकालकर शोई को देता है। वो समझाता है, ये केवल रेकमेंडेशन है। वानफा सेक्ट पहुंचने के बाद असेसमेंट फिर भी देना होगा। अगर योग्य साबित हुए तभी सेक्ट में प्रवेश मिलेगा। शोई बिना झिझक लेटर स्वीकार कर लेता है। वो विश्वास के साथ कहता है, मैं जरूर वानफा सेक्ट में शामिल होकर आप सबसे फिर मिलूंगा। जियांग पेट्रियार्क भी भावुक होकर उनका धन्यवाद करते हैं। इसके बाद निंगटियान विदा लेता है और पांचों डिसाइपल 2 डिवाइन बीस्ट के साथ सेलेस्टियल कैपिटल की ओर निकल पड़ते हैं। उधर सेंट्रल कॉन्टिनेंट में पहले से ही उनकी खबर फैल चुकी थी। कई बड़ी फैमिलीज और होली लैंड्स के स्पाई लगातार उनकी जानकारी जुटा रहे थे। जल्द ही एक रिपोर्ट सामने आती है। उसमें पुष्टि होती है कि फेंक्शन सिटी में तहलका मचाने वाले 5 युवक वास्तव में इंपीरियल वानफा सेक्ट के डायरेक्ट डिसाइपल हैं। उनमें से 3 सेक्ट मास्टर के डायरेक्ट डिसाइपल हैं, जबकि बाकी 2 ग्रेट एम्परर के डिसाइपल हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ चल रहा फीनिक्स भी क्वाजी एम्परर रियल्म का डिवाइन बीस्ट है और उनकी सुरक्षा के लिए एक ग्रेट एम्परर भी गुप्त रूप से साथ चल रहा है। ये खबर सुनते ही सभी बड़ी शक्तियां सतर्क हो जाती हैं। वे फैसला करती हैं कि उनसे टकराने के बजाय सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा। उधर टियानबाओ पवेलियन भी ये खबर प्राप्त कर लेता है। पवेलियन मास्टर ल्यू बाय अपनी बेटी ल्यू यी से कहता है, इनका स्वागत करना, लेकिन बिल्कुल लो प्रोफाइल में। वे ट्रेनिंग जर्नी पर निकले हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर प्रोडिजी अरीना में भाग लेने वाले सेंट्रल कॉन्टिनेंट के सभी जीनियस भी तैयारी कर रहे थे। शुआनयुआन इंपीरियल क्लैन, हुआंगफू इंपीरियल क्लैन, मुरोंग फैमिली, टाइकिंग होली लैंड, हर कोई खुद को सबसे बड़ा जीनियस मान रहा था। लेकिन जब उन्हें सुप्रीम बोन वाले जीनियस की खबर मिलती है तो सभी का उत्साह और बढ़ जाता है। हर कोई चाहता था कि अरीना में उसका सामना उसी रहस्यमय युवक से हो। कुछ दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार निंगटियान और बाकी सभी सेलेस्टियल कैपिटल पहुंच जाते हैं। शहर का विशाल आकार देखकर निंग यून हैरान रह जाती है। वो खुशी से कहती है, ये शहर तो वानफा सिटी से भी बड़ा है। निंगटियान मुस्कुराकर समझाता है, सेलेस्टियल कैपिटल पूरे शुआनहुआंग कॉन्टिनेंट का केंद्र है। इसका इतिहास और